हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसेज एंड सॉल्ट का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 विजिट नहीं किया जिसमें अपन ने पीएच के कंसेप्ट के बारे में स्टडी की थी तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जब अपन एक बार समझ चुके हैं कि पीएच का कंसेप्ट क्या है तो पीएच से अपन ये बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और अपन ये भी बता सकते हैं कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। बोले तो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कमेंट कर सकते हैं। जब अपन एक बार ये इंफॉर्मेशन किसी चीज से ऑब्टेन कर लेते हैं तो क्या इसका कुछ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसी के कुछ सीन जो है इस वाले टॉपिक के अंदर है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में अपन को कुछ ऐसे केस स्टडी करनी है जहां पर अपन इस पीएच का यूज करेंगे। जब अपन पता कर लेंगे कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है तो उसका क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो कुछ केस अपन को यहां स्टडी करने। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जो है उसको एक सर्टेन रेंज ऑफ पीएच चाहिए। जैसे अपने ह्यूमन की बात करें तो उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी जो पीएच है वो 7 से 7.8 तक फ्लक्चुएट करे या वेरी करे तब तक वो नॉर्मल वर्क करेगा, अपने फुल पोटेंशियल से वर्क कर पाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से उसके अंदर के एनवायरनमेंट की पीएच जो है 7 से कम हो जाए या 7.8 से ज्यादा हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो हर ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन रेंज चाहिए होता है। कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को तो सराउंडिंग की भी पीएच क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है। जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मान लो कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो तभी पानी में सर्वाइव कर सकता है जब पानी की पीएच 6 से 7 के बीच में हो। अगर वाटर की पीएच 6 से कम हो जाएगी या 7 से ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसका सर्वाइवल क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन पीएच रेंज चाहिए होती है। वो सिर्फ उसी पीएच रेंज में अपना बेस्ट दे सकता है और अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। सेकंड है एसिड रेन। देखो अपनी बुक में जो ये एसिड रेन है वो फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही दे रखा है, लेकिन क्योंकि इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने अलग करवा दिया। तो पहले अपन समझते हैं एसिड रेन क्या होती है। तो देखो जनरली जो रेन होती है उसका जो वाटर होता है उसकी पीएच 5.6 से ज्यादा होती है अगर वहां पर कोई पॉल्यूशन नहीं है या बहुत ही माइन्यूट सा पॉल्यूशन है, मतलब लिटिल टू नो पॉल्यूशन है। तो ऐसे केस में जो वहां पर बारिश होगी उसके वाटर की पीएच 5.6 से ज्यादा होगी और ऐसे केस में सब नॉर्मल। लेकिन अगर वहां पॉल्यूटेंट्स है तो वो पॉल्यूटेंट्स जो रेन वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करके उसमें कुछ एसिड बना लेता है और कुछ एसिड बनेगा तो रेन वाटर की जो पीएच होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वो डिक्रीज होते होते 5.6 से कम हो जाए तब उसे क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। तो अगर एसिड रेन की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे कि ड्यू टू एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स रेन वाटर पीएच बिकम लेस देन 5.6। ये रीडिंग याद रखनी है, 5.6 से कम होने पर ऐसे रेन वाटर को क्या कहेंगे, एसिड रेन। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक तरह का पॉल्यूटेंट्स है। जनरली एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2SO4। और H2SO4 आप सब जानते हैं एसिड। तो अगर कुछ अमाउंट भी H2SO4 की बनेगी तो जो रेन वाटर होगा उसकी पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वो डिक्रीज होते हुए 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एसिड रेन। कोई तकलीफ नहीं आता। अब देखते हैं इफेक्ट। तो देखो इफेक्ट की जहां तक बात करें कि ये जो रेन वाटर होगा ये फिर जो एक्वेटिक सिस्टम है, रिवर, पॉन्ड, उन सब में जाकर क्या होगा, मिक्स होगा। और जैसे ही एसिडिक वाटर उनके मिक्स होगा उनके अंदर तो उनके वाटर की जो पीएच है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अभी अपन ने बोला कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन रेंज ऑफ पीएच चाहिए होती है। तो नेचुरली उस एक्वेटिक सिस्टम में सपोज करो वो रिवर इकोसिस्टम की बात करें या रिवर सिस्टम की बात करें तो उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से रह रहे थे उनको वो पीएच एकदम सुटेबल थी। अब ऊपर से अगर मैं एसिडिक रेन का जो वाटर ऐड होगा उसके अंदर तो उसकी पीएच डिक्रीज हो जाएगी। जो पहले पीएच थी वो तो रहेगी नहीं और पीएच चेंज होने की वजह से उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका सर्वाइवल क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो when acid rain flow into river, it lower the pH of river water. As we know, the organism survive only in certain range of pH. So due to this, water
सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो 2 पॉइंट और बताता हूं। एक जो है अपना अगला टॉपिक से रिलेटेड है, जो रेन वाटर होगा वो सॉइल में भी तो मिक्स होगा और सॉइल की पीएच को भी चेंज कर देगा। और अगले टॉपिक में अभी देखेंगे कि सॉइल की पीएच भी एक सुटेबल होनी चाहिए प्लांट के हिसाब से। तो पीएच चेंज होगी तो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एसिड रेन जो होता है वो एक्वेटिक सिस्टम के अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। एक और पॉइंट है, जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स वगैरह होती है जैसे कि ताजमहल वगैरह है, तो जब एसिड रेन वगैरह गिरती है तो वो उसकी जो बाहर की जो कोटिंग है, या जैसे अपन ताजमहल का एग्जांपल है तो वो मार्बल का बना हुआ है, तो वो जो पानी है उसके ऊपर लगा हुआ रहेगा और उसके साथ रिएक्ट करने लगेगा, जिससे मार्बल की शाइनिंग वगैरह चली जा सकती है। तो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है या डैमेज करता है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। तो देखो प्लांट जो है उनको भी एक सर्टेन रेंज ऑफ पीएच चाहिएगी, और प्लांट की जो ये रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा पूरी करता है सॉइल, क्योंकि प्लांट किसके अंदर ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर। तो सॉइल की पीएच प्लांट के नीड के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे प्लांट को नीड है वैसी सॉइल की पीएच होनी चाहिए। अगर प्लांट को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए तो सॉइल की पीएच एसिडिक होनी चाहिए। अगर प्लांट को बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए तो सॉइल की पीएच क्या होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। तो अपन को क्रॉप लगाते समय या कोई प्लांट लगाते समय पहले सॉइल की पीएच को चेक कर लेना चाहिए कि वो पीएच कैसी है, क्या वो पर्टिकुलर क्रॉप या प्लांट के लिए सुटेबल है या नहीं। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे चेक कर सकते हैं अपन। तो अपनी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे अपन चेक कर सकते हैं कि सॉइल की पीएच क्या है। तो अपन को क्या करना है, सॉइल का सैंपल लेना। ये जो पूरा लिखा हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन आपको समझा देता हूं, आप नोट कर लेना इसे। देखो आपको सॉइल का सैंपल लेना है, उसे टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। अब क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर लेना है। डिस्टिल वाटर क्यों लिया, क्योंकि अगर कोई दूसरा पानी लेंगे तो हो सकता है वो पहले से खुद एसिडिक या बेसिक हो, तो वो अपना जो अपन टेस्टिंग कर रहे हैं उसको अफेक्ट कर सकता है। तो डिस्टिल वाटर लेंगे, उसकी पीएच कितनी होती है 7, तो उस पानी को उसके अंदर डालना और फिर हिला लेना है। जैसे ही हिलाएंगे सॉइल के अंदर के जो भी केमिकल है वो पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब अपन को उसको फिल्टर कर लेना। तो सॉइल तो अलग हो गई, वो केमिकल पानी के साथ डिसॉल्व फॉर्म में फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। अब उस फिल्ट्रेट में अपन को यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो पेपर है या पीएच पेपर कहते हैं उसको डिप करना है। तो वो एक सर्टेन कलर देगा और उस कलर से अपन बता पाएंगे कि सॉइल की पीएच कैसी है, क्या एसिडिक है, बेसिक है, ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, या ज्यादा बेसिक है, कम बेसिक है, अपनी क्रॉप के हिसाब से सुटेबल है या नहीं है। अगर मान लो सुटेबल नहीं है तो क्या करेंगे। सपोज कर लो कि सॉइल जरूरत से ज्यादा एसिडिक है, अपन ने ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन को पता है कि एसिड को कौन काउंटर करता है, बेस काउंटर करता है। तो उसमें कुछ अमाउंट में अपन बेसिक सब्सटेंस मिलाएंगे, जैसे लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ सब्सटेंस है जो ऐसी सॉइल में ऐड कर सकते हैं जो सॉइल जरूरत से ज्यादा क्या हो, एसिडिक हो। ऐसी सॉइल में ऐड करने पर ये सब्सटेंस ऐड करेंगे तो वो पीएच को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर सॉइल जरूरत से ज्यादा बेसिक है तो क्या करेंगे, उसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंस मिलाएंगे, जैसे जिप्सम मिलाएंगे, तो ये पीएच को क्या करेगा, कम करेगा। तो अपन कुछ सब्सटेंस मिक्स करके सॉइल की पीएच को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बुक में देखो एक क्वेश्चन भी है कि किस केस में फार्मर जो है सॉइल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाता है। तो किस केस में मिलाता है, जब उन्हें पता चले कि सॉइल क्या है, ज्यादा एसिडिक है। एक और चीज, जितने भी फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर भी केमिकल है और उनकी भी एक सर्टेन पीएच होगी, तो वो फर्टिलाइजर जो है वो भी सॉइल की पीएच को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। या तो वो सॉइल की पीएच को एसिडिक या बेसिक कर सकते हैं या स्ट्रेंथ को बड़ा घटा सकते हैं। तो जब अपन फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि उन फर्टिलाइजर का इंपैक्ट क्या होगा और क्या वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। जैसे अपन नहीं चाहते कि ज्यादा एसिडिक हो जाए और अपन ऐसे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जो एसिडिक करेंगे, तो फिर वो खराब है। तो अपन को ध्यान में रखकर फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, फिर अपन रिमेनिंग पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो हेडिंग अपनी ये है कि पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और बेसिकली इसमें जो अपन को टॉपिक करना है वो है एसिडिटी। तो देखो सबसे पहले ये चीज समझते हैं, जो अपना स्टमक होता है उसके अंदर डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि अपने स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, और गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड भी सिक्रेट होता है जिस एसिड को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अपने गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है,
और ये HCl जो होता है वो डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कब करता है हेल्प, जब प्रॉपर अमाउंट में क्या हो, सिक्रेट होता रहे। लेकिन अगर किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो या फिर कोई पर्सन जरूरत से ज्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड कंज्यूम करता हो और उसका डाइजेशन उसके अकॉर्डिंग ना हो, तब ऐसे केस में इनडाइजेशन और इन कंजप्शन ऑफ टू मच ऑयली एंड स्पाइसी फूड के केस में उसका स्टमक जरूरत से ज्यादा क्या करेगा, HCl सिक्रेट करेगा। अब जरूरत से ज्यादा HCl सिक्रेट होगा तो वो HCl क्या करेगा, स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको इरिटेट करने लगता है, वहां पर बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, पेन होने लगता है। ठीक है, और ज्यादा इंडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज जो होती है वो क्या कहलाती है, एसिडिटी। क्यों कहलाती है एसिडिटी, क्योंकि एसिड जो है वो बढ़ रहा है। तो अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl विच हेल्प इन डाइजेशन। इन केस ऑफ इनडाइजेशन or consumption of too much oily and spicy food, stomach produce too much acid and this cause pain and irritation। इसे क्या कहेंगे, एसिडिटी। अगर एसिडिटी की डेफिनेशन पूछे तो अपन क्या नोट करेंगे यहां से, इन केस ऑफ इनडाइजेशन और कंजप्शन ऑफ टू मच ऑयली एंड स्पाइसी फूड, स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। इसे अपन क्या कहेंगे, एसिडिटी कहेंगे। अब इस एसिडिटी को अपन क्योर कर सकते हैं क्या, क्या इसका कुछ ट्रीटमेंट है? तो एकदम सिंपल सा है। प्रॉब्लम क्या है कि अपनी बॉडी में एसिड बढ़ चुका है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ऊपर से कुछ बेस ऐड कर दे, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, कुछ माइल्ड बेस, माइल्ड का मतलब वेरी वीक बेस। वीक क्यों यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो वो अपन को खुद को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो माइल्ड बेस यूज करेंगे जो अपन कंज्यूम कर सके। वो बेस जब अंदर जाएंगे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और धीरे धीरे एसिड को क्या करने लगेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और अपन को रिलीफ होगी। ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिटी हटाने के लिए यूज किए जाते हैं एंटासिड होते हैं। क्या होते हैं, एंटासिड। तो अगला क्वेश्चन पहला तो कि एसिडिटी के क्योर के लिए क्या यूज किए जाते हैं, एंटासिड यूज किए जाते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, तो एंटासिड आर माइल्ड बेस यूज्ड इन एसिडिटी टू गेट रिलीफ ऑफ पेन एंड इरिटेशन। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जो एसिड का एक्सेस हो गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगे। एंटासिड नेचर में कैसे होता है, तो एंटासिड नेचर में कैसे होते हैं, बेस होते हैं। कैसे होते हैं, बेस होते हैं। कोई एंटासिड के एग्जाम्पल बताइए, तो दो एग्जाम्पल अपनी बुक में अलग अलग जगह दे रखे। एक दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे एंटासिड की तरह यूज करते हैं। और एक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जो आगे आने वाले वीडियो में आप स्टडी करोगे। ये दोनों जो है जब कंज्यूम किए जाते हैं तो ये अपने स्टमक में जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, एसिडिटी क्या है, एसिडिटी का क्योर कैसे किया जाता है, एंटासिड क्या होता है, एंटासिड के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, एंटासिड करते क्या है, तो एक्सेस ऑफ एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी से रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टूथ डीके। तो पहले अपन समझते हैं कोई चीज। देखो, टीथ जो होते हैं उनके बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे एक लेयर होती है जिसे कहते हैं इनेमल। मतलब टीथ जो होते हैं अपने, ये टीथ का वो पार्ट जो अपन को बाहर से विजिबल होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल। तो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है टीथ की, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या होती है, इनेमल। किस सब्सटेंस की बनी होती है इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। अगर पूछे अपनी बॉडी की हार्डेस्ट लेयर कौन सी है, तो इनेमल है। इनेमल कहां प्रेजेंट होती है, टूथ के बाहर प्रेजेंट होती है। इनेमल किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अब ये इनेमल पानी में डिसॉल्व होता नहीं है, किसी चीज से खराब होता नहीं है जनरली, लेकिन एसिड जो है उससे ये कोरोजन दे सकता है। कोरोजन का क्या मतलब होता है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी अमाउंट क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और इस प्रोसेस को कहते हैं टूथ डीके। तो कोरोजन ऑफ टीथ इनेमल, टीथ इनेमल का कोरोजन होना, और किसकी वजह से होना, व्हेन पीएच ऑफ माउथ, जब माउथ की पीएच जो है 5.5 से कम हो जाए। और 5.5 से कम हो रही है इसका मतलब माउथ में एसिड बन रहा है, और वो एसिड जो है इनेमल से रिएक्ट कर रहा है और उसका कोरोजन कर रहा है। इस चीज को क्या कहेंगे, टूथ डीके। क्या प्रॉब्लम होगी, जब एक बार इनेमल धीरे धीरे हटेगा तो अब टीथ के अंदर कैविटी बन सकती है और फिर अपन को मतलब दांत में और ज्यादा पेन और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये अपने टूथ डीके के बारे में।
अब क्वेश्चन उठता है कि पीएच ऑफ माउथ 5.5 से कम हो कैसे गई। तो इसका कारण है कि जब अपन खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो अपने मुंह में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, लेकिन दिन के समय जनरली क्या होता है, अपन पानी पीते रहते हैं, सलाइवा सिक्रेट होती रहती है। अपन ने कल देखा था कि बिफोर फूड जो सलाइवा सिक्रेट होती है उसकी पीएच क्या होती है, 7.4। तो ये सब जो है वो मुंह में जो भी एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। लेकिन रात के समय जब अपन खाना खा लेते हैं और उसके बाद अपन सो जाते हैं, तो जो माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया अब अनडिस्टर्ब फॉर्म में आते हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो जो मुंह में थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल बच जाते हैं वो उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं और एसिड बनाते हैं। और ये एसिड रात भर अपने मुंह में इकट्ठा रहेगा और वो धीरे धीरे टिथ से क्या करता है, रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में टूथ डिके हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत दिनों तक ध्यान ना दिया जाए या कोई टिथ को अच्छे से साफ नहीं करता हो तो धीरे धीरे उसके टिथ में टिथ डिके या टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल, जो माउथ में रह जाते हैं खाने के बाद, और डिग्रेडेशन से एसिड बना है तो वो पीएच को डिक्रीज करेगा और वो क्या करेगा, टूथ डिके को प्रमोट करेगा। तो टूथ डिके है जो प्रॉब्लम किस वजह से, एसिड बनने की वजह से। तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेस। तो जो भी अपन माउथ वॉश वगैरह यूज करते हैं या फिर डॉक्टर वगैरह अपन को कोई सॉल्यूशन देते हैं मुंह को साफ करने के लिए, या जो अपन टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एल्केलाइन या बेसिक होते हैं। और वो क्या करते हैं, टिथ के चारों तरफ जो ये एसिड एक्यूमुलेट हुआ है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे और टूथ डिके को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय केमिकल। देखो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अपन को क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस में डंक मार लेते हैं। ठीक है, तो जो वो स्टिंग लगाते हैं उस स्टिंग में केमिकल होता है, काटते समय वो केमिकल अपनी स्किन के अंदर छोड़ देते हैं। तो दो अपन को याद रखने हैं, एक तो जो एंट होती है और एक जो हनी बी होती है। जब वो काटती है तो उसके अंदर वो अपने स्किन के अंदर एक एसिड छोड़ती है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, और उसकी वजह से अपन को वहां बर्निंग सेंसेशन होती है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि हनी बी और एंट जो होती है उसके जो स्टिंग होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड होता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हनी बी और एंट के काटने पर अपन को बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है, क्योंकि काटते समय वो अपनी स्किन में क्या छोड़ देती है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। अब इलाज क्या होगा, एकदम सिंपल सा है कि उस जगह के ऊपर अपन को माइल्ड बेस क्या करना है, रगड़ना है, और वो माइल्ड बेस का सॉल्यूशन उस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और अपन क्या होंगे, रिलीफ हो जाएगी अपन को। तो अपन ऑइंटमेंट ला सकते हैं दुकान से, या फिर अपने घरों में जो बेकिंग सोडा जो होता है उसका एक पेस्ट बनाकर उसके ऊपर रगड़ सकते हैं, उससे भी अपन को क्या होती है, रिलीफ मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट अपन को और याद रखना है कि नेचर में कुछ ऐसे चीजें हैं जिनमें नेचुरली एसिड और बेस दोनों होते हैं। जैसे नेटल लीफ करके, नेटल करके एक प्लांट होता है, उसकी लीफ जो होती है अगर उससे खरोंच आ जाए तो अपन को वैसी की वैसी जलन होती है जैसे हनी बी के काटने पर। कारण है कि उसकी लीफ के अंदर भी जब वो ऐसे किसी को खरोच करती है तो वो भी क्या छोड़ती है, मिथेनोइक एसिड छोड़ती है, क्योंकि उसके अंदर पहले से होता है और उस वजह से अपन को जलन होती है। लेकिन नेचर ने इसी नेटल लीफ वाले प्लांट के आसपास एक और प्लांट ग्रो करवाया जिसे कहते हैं डॉग प्लांट, और इसका जो लीफ होता है उसका जो पेस्ट होता है वो बेसिक या एल्केलाइन होता है। अगर उसका पेस्ट मैं ऊपर लगाऊंगा तो रिलीफ होगी। तो नेटल लीफ की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। क्योर उसके आसपास ही नेचर ने दिया। डॉग प्लांट होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो एल्केलाइन होता है, कोई तकलीफ नहीं। और एक अपने क्वेश्चन है बुक में कि अंडर व्हाट कंडीशन फार्मर ट्रीट फील्ड विद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इसे लाइम कहते हैं, इसे स्लेक लाइम, और इसे क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। क्यों मिलाएगा, तब मिलाएगा जब सॉइल की पीएच जो है वो ज्यादा क्या हो चुकी है, एसिडिक हो चुकी है। तो उसकी पीएच को बढ़ाने के लिए क्या मिलाता है, वो ये सब्सटेंस मिला सकता है। तो इफ पीएच ऑफ सॉइल इज टू एसिडिक तो दी सब्सटेंस क्या करते हैं, पीएच को वापस इंक्रीज करते हैं, इसलिए ये सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। इसी के साथ अपने आज का वीडियो जो होता है वो कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने इंपोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में स्टडी की। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन सॉल्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।